Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 16वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले 15 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे चैनल्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। पीछे के क्लास में हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन देखे। आज हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पे चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, इससे पहले हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर पे आने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का अगर हम लोग बात करें, ऑटोसोम और सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पीछे ही चर्चा कर चुके हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के दूसरे लेक्चर में, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 13वें लेक्चर में चर्चा किया गया इस चीज का। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह का हो सकता है। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, मुख्य रूप से जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। यहां पर जो इफेक्टेड एरिया है वो होता है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये दो तरह का, इसको बांटा, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम और दूसरा हो सकता है जीन म्यूटेशन इन एलोसोम। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, और दूसरा हमारे पास होगा जीन म्यूटेशन इन एलोसोम। अब देखिए जरा कि ये जो हमारा जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम है और जीन म्यूटेशन इन एलोसोम है, या सेक्स क्रोमोसोम के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं, ये हमारा मेन मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर पुनः जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या सब? तो पहला रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट। पहला जो है वो हो सकता है रिसेसिव डिसऑर्डर और दूसरा हो सकता है डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या देखेंगे जरा, सबसे पहला नंबर 1 में आपको मिलेगा रिसेसिव और दूसरा जो हमारे पास है ये है डोमिनेंट। पहले हम लोग रिसेसिव का चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे डोमिनेंट डिसऑर्डर पे, डोमिनेंट वाले डिसऑर्डर पे आएंगे। चलिए, रिसेसिव डिसऑर्डर में हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, यहां देखेंगे जरा। यहां पर हम लोगों को सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। सबसे पहला जो मिलता है, सबसे पहला वो हम लोग को मिलेगा क्या? फिनाइल कीटोन्यूरिया। नंबर 2 में हम लोगों को मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद एल कैप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया। नंबर 3 जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ये मिलेगा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म। नंबर 4 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है थैलेसेमिया। नंबर 5 और 6 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस।
इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टे-सक डिजीज, टे-सक डिजीज, और लास्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टे-सक डिजीज के बाद गाउचर्स डिजीज, गाउचर्स डिजीज। ये सारा डिजीज हम लोग को रिसेसिव जीन म्यूटेशन इन ऑटोजोम के कारण देखने के लिए मिलता है। इतने सारे डिजीज का चर्चा हम लोगों को करना है। फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सक डिजीज और गाउचर्स डिजीज, ये सारा हम लोगों को यहां स्टडी करना है। चलिए पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद डोमिनेंट वाला देखेंगे, और फिर इसके बाद दूसरा नंबर जो है जीन म्यूटेशन इन एलोजोम, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला जो हमारे पास है ये है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसके बारे में हम लोग पीछे थोड़ा सा देख चुके हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है फिनाइलकीटोन्यूरिया का इंट्रोडक्शन, या फिर आपका ये कि डिटेल ही आपको बता दिया गया है फिनाइलकीटोन्यूरिया का क्या हो रहा है, ये समझेंगे। ये इनबॉर्न डिजीज है। इनबॉर्न कहने का मतलब ये सेंस है कि जन्म से ही बच्चे में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बात समझ गए? ध्यान देंगे जरा। इस डिजीज का जो मेन कारण है लैक्स ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ध्यान देंगे जरा। क्या है इस डिजीज का जो मेन कारण है वो क्या है? लैक्स ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जब किसी भी बॉर्न बेबी या फिर किसी भी ह्यूमन के, और मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ह्यूमन का ही डिजीज का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ह्यूमन में जब ये इस एंजाइम की होगी डिफिशियंसी, तो उसके कारण हम लोगों को फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये एंजाइम कर क्या रहा है और इसके कारण होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ये हमारे बॉडी में लीवर में क्या करता है कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। ध्यान देंगे जरा। क्या कहा गया कि ये फिनाइल एलानिन को, ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलानिन को लीवर में क्या करता है? बदलता है। किसमें? टायरोसिन में। बात समझ में आई? टायरोसिन में बदलता है। यहां हम लोग लिखते हैं फिनाइल एलानिन ठीक, चेंज इनटू टायरोसिन, किसमें? टायरोसिन में। किसके कारण? तो इसी एंजाइम के कारण, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण ये फिनाइल एलानिन हमारे लीवर में चेंज होता है। किसमें? टायरोसिन में। अब देखिए जरा, अगर ये नहीं होगा, लैक्स ऑफ द एंजाइम इज ड्यू टू द एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। अब ये काम हुआ क्यों? ये इसका डिफिशियंसी क्यों हुआ? तो इसका डिफिशियंसी होता है किसके नंबर? क्रोमोसोम नंबर 12 पे। इसका अगर 12 नंबर क्रोमोसोम रिसेसिव स्टेट में पहुंच गया, जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम रिलेटेड है ना, तो जो 12 पेयर है वो अगर रिसेसिव स्टेज में पहुंचेगा तो ये डिजीज, मतलब इस तरह के एंजाइम का सेक्रीशन जो है वो बॉडी में नहीं होगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इट रिजल्ट इन हाइपर फिनाइल एलानीमिया which is characterized by accumulation and excretion of phenylalanine, phenyl pyruvic acid and related compound। यदि क्या हुआ कि अब ये फिनाइल एलानिन जो है ये टायरोसिन में नहीं बदला, तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि फिनाइल एलानिन,
फिनाइल पायरुविक एसिड और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है वो सारा क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। बात समझ गए? क्या हुआ कि अगर ये नहीं बदला तो उसके कारण ये सारा समस्या हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। अफेक्टेड बेबीज आर नॉर्मल एट बर्थ, बर्थ के समय क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन but within a few weeks there is a rise in plasma phenylalanine level which impair brain development। अभी क्या होगा कि अगर बर्थ के समय क्या नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होगा कि 30 से 50 गुना अधिक फिनाइल एलानिन उस बेबी के बॉडी में मिलना शुरू हो जाएगा, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसको क्या करता है कि रिटार्ड कर देगा। यूजुअली बाय 6 मंथ, सिम्टम्स का बात करें तो यूजुअली बाय 6 मंथ ऑफ लाइफ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन बिकम एविडेंट। अब देखिए जरा, अब आपको यहां याद ये रखना है कि क्या इस बच्चे को इस बीमारी से बचाने का कोई तरीका हम लोगों के पास है। सिम्टम्स पे आने से पहले आप समझिए, सिम्टम्स जो भी होगा वो देख रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले हमारे पास ये है कि क्या इस बच्चे को इस बीमारी से बचाने का हमारे पास तरीका है। तो इसका बात है, जवाब होगा कि हमारे पास तरीका है। एडल्टहुड तक, कभी कभी चाइल्डहुड तक, कभी कभी एडल्टहुड तक, इस बच्चे को जिसमें इस तरह के एंजाइम का डिफिशियंसी है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के का डिफिशियंसी है, उस बच्चे को रिच प्रोटीन डाइट से दूर रखा जाता है। बात समझ गए ना, क्योंकि एमिनो एसिड इन है, फिनाइल एलानिन जो है ये क्या एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि जब फिर उसको अधिक प्रोटीन दिया जाएगा तो प्रोटीन के टूटने के कारण फिर एमिनो एसिड बनेगा, और जब एमिनो एसिड बनेगा तो उसके बॉडी में तो एमिनो एसिड टूट ही नहीं रहा। आप समझ गए ना, तो और इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है। बात समझ गए? तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से प्रोटीन अगर दिया भी जाना है तो आर्टिफिशियल प्रोटीन का यूज जो है वो किया जाता है, और कभी कभी लंबा समय तक या कभी कभी कुछ ही शॉर्ट टाइम में जो है इस चीज को रोक दिया जाता है। बात समझ गए? तो ये याद रखना, इसको बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, शर्त है हम लोगों के पास। शर्त क्या कि इसको रिच प्रोटीन डाइट से दूर रखना। ठीक है, चलिए सिम्टम्स 6 मंथ ऑफ लाइफ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन अकर। नंबर 1 में सिम्टम्स क्या है, 6 मंथ ऑफ लाइफ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन अकर। मेंटल रिटार्डेशन अकर्स। ठीक है, क्या होगा कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन अकर्स हो सकता है कब, 6ठे महीने में। बात समझ गए? चलिए, इफ द चिल्ड्रेन आर नॉट treated, about 1/3 of the children are unable to walk and 2/3 cannot talk। मतलब क्या, अगर समय से इलाज करवा दिया गया तब तो ठीक है, तब तो पहले ही बता दिया आपको कि इलाज है, लेकिन अगर ट्रीट नहीं किया गया, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो हो सकता है कि 1/3 जो है वो जो है चल नहीं सकता है, और 2/3 जो बचा हुआ है वो बात नहीं कर सकता है। बात समझ गए? तो यहां आपको ये सिम्टम्स मिलेगा। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन। ध्यान देंगे, पिगमेंटेशन का मतलब क्या, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा, शायद आप देखे हो या नहीं, कुछ केस ऐसा होता है कि जहां ना तो कुछ ह्यूमन ऐसा आपको मिल जाएगा कि जहां आपको उसके बॉडी का कोई कलर नहीं मिलेगा, एकदम व्हाइटेस्ट कलर का वो मिलेगा, ना बाल का हेयर का कोई कलर होगा, ना उसके चेहरे का कोई कलर होगा। बात समझ गए? तो इस तरह का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है, और ये किसके कारण, तो टायरोसिन के डिफिशियंसी के कारण। बात समझ गए? किसके कारण, टायरोसिन के डिफिशियंसी के कारण। अभी आपको जरा अभी तुरंत हम लोग फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म का चर्चा करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला यहां पर तीसरा मेंटल रिटार्डेशन, चौथा डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन एंड एक्जिमा। ये सारा कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान दीजिए देंगे जरा, फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म, फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म।
फिनाइलिलानीन मेटाबॉलिज्म, फिनाइलिलानीन का मेटाबॉलिज्म क्या क्या है इसको जरा देखिए। तो सबसे पहला हमारे पास है फिनाइलिलानीन, ठीक है, यह फिनाइलिलानीन। फिनाइलिलानीन क्या होगा कि यहां पर ये इस तरह से फिनाइलिलानीन बदलता है किसमें, टायरोसिन में, टायरोसिन में बदलेगा ना, फिनाइलिलानीन टायरोसिन में बदलेगा। ये यही हम लोग यहीं से चर्चा करते आ रहे हैं, फिनाइलिलानीन चेंज इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलिलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब देखिए जरा कि ये जो आपका टायरोसिन में बदला, ये टायरोसिन आगे बदलेगा डोपा में, किसे बदलता है, DOPA, डोपा, ठीक है, किसे बदलेगा, डोपा में। अब देखिए जरा डोपा फिर आगे चेंज होगा डोपामीन में, डोपा आगे चेंज होगा किसमें, तो डोपामीन में, डोपामीन में। चलिए इसके बाद डोपामीन जो है ये चेंज होगा नॉर एपिनेफ्रीन में, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन में, और ये नॉर एपिनेफ्रीन फिर जो है चेंज हो जाएगा एपिनेफ्रीन में। नॉर एपिनेफ्रीन चेंज इनटू एपिनेफ्रीन। देखिए जरा क्या कहा गया, ये मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, किसका, फिनाइलिलानीन का। एंजाइम में भी नहीं लिखा गया है, आप ध्यान देंगे एंजाइम में लिखा जाए। सबसे पहला फिनाइलिलानीन, फिनाइलिलानीन चेंज इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइलिलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब देखिए कि ये जब टायरोसिन में बदल जाएगा तो यहां पर ये टायरोसिन जो है बदलेगा किसमें, तो डोपा में, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है डोपा का, आप केवल याद रखेंगे डोपा, DOPA, ठीक है। चलिए डोपा में कैसे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम, एरोमेटिक एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। यहां तो ये वाला लिख देते हैं फिनाइलिलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइलिलानीन, फिनाइलिलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन बदलेगा किसमें, डोपा में, किस, एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। एरोमेटिक एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा जो टायरोसिन है ये बदलता है डोपा में। अब यहां ध्यान देंगे जरा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये टायरोसिन जो एंजाइम है, इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, इसी एंजाइम के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का जो है फॉर्मेशन होता है। मेलानिन जान रहे हैं आप, मेलानिन पिगमेंट जो स्किन को कलर देता है, ठीक है। जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा पर्सन का जो कलर है वो ब्लैक होगा, और जहां जितना कम परसेंटेज होगा मेलानिन का, उस पर्सन का कलर उतना ज्यादा क्या होगा, व्हाइटिश होगा। बात समझ गए। तो टायरोसिन क्या हुआ, टायरोसिन नहीं बना, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, इसीलिए यहां हम लोग कहे कि क्या होगा, डीपिगमेंटेशन। बात समझ गया ना, कि कलर जो है कोई नहीं होगा, एकदम उजला उजला जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये जो हमारा डोपा है ये चेंज हो जाता है किसमें, डोपामीन में। डोपा जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, डोपामीन में। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, यहां पर एंजाइम है हमारा डोपामीन, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपा चेंज इनटू डोपामीन। बात समझ गए, डोपा चेंज इनटू डोपामीन। और फिर जो डोपामीन है ये चेंज हो जाता है किसमें, फिनाइलिलानीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, फिनाइलिलानीन एंड एसिटाइल, फिनाइलिलानीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज, एन मिथाइल
ट्रांसफेरेज एंजाइम के बाद ये किसमें बदलेगा, नॉरएपिनेफ्रिन में, और ये नॉरएपिनेफ्रिन फिर एपिनेफ्रिन में चेंज होता है। ये प्रोसेस है किसका, फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म का। ये एंजाइम और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस आसानी है, सीक्वेंस में कुछ नहीं है, मेन आपको एंजाइम याद रखना है। फिनाइल एलानिन चेंज इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। Then tyrosine in the presence of aromatic amino acid decarboxylase change into dopa change into dopamine in the presence of dopamine beta hydroxylase enzyme, and then dopamine change into norepinephrine in the presence of phenylalanine and methyl transferase enzyme, and then norepinephrine change into epinephrine। आप समझ गए। तो ये जो है, अगर आधे को ध्यान दो जरा, अगर हमारे बॉडी में केवल एक एंजाइम एब्सेंट हुआ, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट हुआ, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, ब्लॉक बन गया। बात समझ गया। ना टायरोसिन बनेगा, ना मेलानिन बनेगा, ना डोपा बनेगा, ना डोपामीन बनेगा, ना नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा, और ना ही एपिनेफ्रिन बनेगा। बात समझ गए ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। बात समझ गए। तो यही कहानी है किसका, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। अगला डिजीज हम लोग देखेंगे एल कैप्टोन्यूरिया। अगला डिजीज हमारे पास है एल कैप्टोन्यूरिया। चलिए आगे हम लोग दूसरा डिजीज देखेंगे एल कैप्टोन्यूरिया। जानेंगे क्या है एल कैप्टोन्यूरिया। नंबर बी में हमारा डिजीज है एल कैप्टोन्यूरिया। चलिए एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है ये समझेंगे जरा। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिजीज डिस्कवर्ड बाय गैरोड इन 1908। सबसे पहले गैरोड के द्वारा कब ढूंढा गया था, तो 1908 में। ये सब आपको रट्टा लगाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज याद करने के लिए नहीं है, केवल आपको जानकारी होना चाहिए। इट इज एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ टायरोसिन। बात समझे। फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखे कि फिनाइल एलानिन को ब्रेकडाउन करने वाला जो एंजाइम था उसका डिफिशियंसी था, और एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होगा, टायरोसिन को आगे जो ब्रेकडाउन होगा, टायरोसिन जो ब्रेकडाउन होगा उसके ब्रेकिंग का जो है प्रॉब्लम, यानी कि वहां पर जो ब्रेक होगा वो एंजाइम, उस एंजाइम का क्या होता है हम लोगों के बॉडी में होगा अगर डिफिशियंसी, तो इस तरह का जो है कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब अगर टायरोसिन नहीं टूटा तो क्या होगा, तो इट्स टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट होमोजेनिस्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स। कौन सा एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड। अगर टायरोसिन आपके बॉडी में नहीं टूटता है तो होमोजेनिस्टिक जो है एसिड का होगा आपके बॉडी में एक्यूमुलेशन। ये याद रखना है आपको, होमोजेनिस्टिक एसिड का होगा एक्यूमुलेशन। द डिजीज इज कॉल्ड एल कैप्टोन्यूरिया। लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम 3 दैट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। बात समझ गए। बात समझे क्या कहे, यहां कहा यह गया कि जो क्रोमोसोम नंबर हमारा 3 है, क्रोमोसोम नंबर 3, अब ध्यान दीजिए क्रोमोसोम नंबर 3 तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, थर्ड पेयर जो हमारा ऑटोसोम है, ठीक है। 22 पेयर तक ऑटोसोम है, और 23 यानी कि 23वां जो पेयर है वो ना एलोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, थर्ड पेयर जो हमारा है, इसके डिफिशियंसी के कारण, यानी कि ये अगर रिसेसिव स्टेज में पहुंच चुका है, तो क्या होगा कि इसको टायरोसिन को तोड़ने वाला एंजाइम का क्या होगा, बॉडी में हो जाएगा डिफिशियंसी। बात समझ गए। तो उसके कारण क्या होगा कि एल कैप्टोन्यूरिया डिजीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए जरा, सिम्टम्स पे आ जाइए। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यू आर हार्ट वाल्व, कार्टिलेज, कैप्सूल ऑफ जॉइंट, लिगामेंट एंड टेंडन्स।
क्या होगा, आपको जहां ज्वाइंट वगैरह है इस सब जगह पे स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये कार्टिलेज है तो यहाँ स्पॉट मिल जाएगा, जैसे यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ स्पॉट मिल जाएगा। बात समझ गए, स्पॉट मिलता है इस तरह के पर्सन में, यानी पर्सन कहने का मतलब जो बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, उसी में सबसे ज्यादा ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या होगा कि ये सब में स्पॉट्स मिलने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। आपको ये याद रखना है, ये भी जो ऑर्गन, ये भी जो बेबी होगा इसका भी नॉर्मल लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन हो सकता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है तो। बात समझ गए, ध्यान देंगे जरा। द यूरिन ऑफ दिस पेशेंट इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम आवर्स एयर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड। बात समझ गए। पहचान करने का तरीका ये भी एक कि इस जो जिसको भी अल्केप्टोन्यूरिया है वो अगर क्या होता है कि उस पर्सन का यूरिन एयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ समय के बाद वो जो है किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। उसका कारण क्या है, उसका कारण है होमोजेनिस्टिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, देखो जब टायरोसिन नहीं बदला, टायरोसिन नहीं टूटा तो होमोजेनिस्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ, जमा हो गया। अब वो जो जमा हुआ, अब टायरोसिन नहीं टूट रहा है तो यही में जमा होते जाएगा, तो यूरिन के थ्रू पास आउट होगा, और यूरिन के थ्रू जब पास आउट होगा और वही यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाता है। अल्केप्टोन्यूरिया यही है। बात समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहां, तो एल्बिनिज्म, तीसरा डिजीज अल्केप्टोन्यूरिया, दूसरा हम लोग कर लिए कवर। नंबर तीसरा हमारा सी नंबर में एल्केप्टोन्यूरिया, सॉरी एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ध्यान देंगे जरा, एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म भी क्या, ऑटोसोमल, देखिए जो भी डिजीज यहां लिखा गया है वो सारा ऑटोसोमल है, ऑटोसोम से रिसेसिव स्टेज में जाएगा इसलिए है, और इनबॉर्न है। बात समझ गया ना, जन्म के साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि जन्म के कुछ समय के बाद या कुछ समय पहले, इस सब तरह का कंडीशन है। इनबॉर्न यानी कि जन्म के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ऐसा होगा कि इसका सीवियरिटी बढ़ते जाएगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेशन है इसका, मतलब कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन है वो एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन होना पहले से ही शुरू हो जाता है। बात समझ गया। चलिए आगे बढ़िए जरा, देखते हैं हम लोग। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, काउज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एंजाइम tyrosinase which is essential for synthesis of melanin pigment from dihydroxyphenylalanine। बात समझे, यहां ध्यान देंगे जरा। अभी तुरंत हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया में पढ़े हैं। ये जो है किसके कारण होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ध्यान देंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज, एब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज एंजाइम का जब होगा डिफिशियंसी, तब इस तरह का डिजीज आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आई। अब ध्यान देंगे, अब ये टायरोसिनेज कर क्या रहा है, टायरोसिनेज क्या कर रहा है, अभी याद करिए अभी आप कि क्या कहे थे कि हम लोग जब फिनाइल एलानिन हमारा टायरोसिन में बदलेगा तो टायरोसिन आगे मेलानिन में भी बदलता है और आगे डोपा में भी बदलता है। अरे बोलो, बताइए था ना भी। तो यहां क्या होगा कि एल्बिनिज्म में यही समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज व्हिच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सी, डोपा से, यहां ध्यान देंगे डोपा का फुल फॉर्म यहां लिखा गया है, आपको देख लेना है। डोपा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन से जो मेलानिन का पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दिस एंजाइम इज टायरोसिनेज। बात समझे, डोपा से मेलानिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम टायरोसिनेज। बात समझ गया। अब ये टायरोसिनेज डिक्रीज किया तो डोपा जो है जमा होते जाएगा, डोपा मेलानिन आपके बॉडी में नहीं बनेगा। दस ओनली होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। यानी कि क्या, जैसे याद देखिए ना कि जिस क्रोमोसोम पे ये टायरोसिनेज एंजाइम बन रहा है वो अगर होमोजाइगस स्टेज में है, मतलब क्या कि दो पेयर है क्रोमोसोम का एक साथ,
पेयर्ड फैक्टर याद है तुमको कि पेयर में होगा, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही कहता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। तो पेयर में जो क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम में से कोई अगर नहीं बना रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर कि एक्स और एक्स है, मान लेते हैं एक्स और एक्स है, ये एक मदर से आया, ये एक फादर से आया, अब ये भी नहीं बना रहा है टायरोसिनेज और ये भी नहीं बना रहा है टायरोसिनेज। बात समझ गए ना? बात समझे क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अगर नहीं बनाएगा तब इस डिजीज से क्या होगा, पीड़ित होगा लोग। ऐसा नहीं कि ये अगर बनाए और ये नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस चलता रहेगा। कोई एक अगर बना भी रहा है, एक भी अगर बना रहा है तो प्रोसेस कहीं कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर दोनों होमोजाइगस हो गया, दोनों में से कोई नहीं बना रहा है टायरोसिनेज, तब आपके लिए समस्या हो सकती है। बात समझिए। चलिए आगे बढ़िए जरा। तो ये जो है ये कहानी है किसका, एल्बिनिज्म का। चलिए आगे बढ़िए, यहां से अगर हम लोग तो देखते हैं एल्बिनोज लैक डार्क पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन, हेयर एंड आइरिस। यहां भी आपको वही समस्या देखने के लिए मिल रहा है, डिपिगमेंटेशन वाला, कि ना आंख का कलर, आंख का कोई कलर होगा, ना चेहरा का कोई कलर होगा, ना बाल का कोई कलर होगा, वो सारा का सारा कलर क्या होगा, व्हाइट व्हाइट लगेगा। ठीक है, डिपिगमेंटेशन हो जाए। हाँ ब्रिटिश के साथ, हाँ तो उसका सब कुछ उजला नहीं, उसका कुछ ना कुछ कलर है, ब्राउन कलर है, व्हाइटिश नहीं है एकदम। बात समझ गए ना? तो उसका कुछ ना कुछ कलर है। चलिए, although albinos have poor vision yet they lead normal life। पहले कह चुके हैं आपको कि क्या होगा कि वहां पर लाइफ नॉर्मल होगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल वही बात कि धूप में अगर निकलेगा तो आंख क्या होगा, चौंधिया जाएगा। जरा सा लाइट बढ़ा थोड़ा सा भी तो क्या होगा, चौंधिया जाएगा। बात समझ गए? उसको दिखना जो है कम हो जाएगा, पुअर विजन देखने के लिए मिलता है यहाँ। बात समझ गया? चलिए आगे बढ़िए और आते हैं नंबर डी। सी हो गया एल्बिनिज्म। अब हम लोग आ जाते हैं कहां, सिकल सेल एनीमिया पे। सिकल सेल एनीमिया नंबर डी में हमारा है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? ऐसा डिजीज जिसमें क्या होगा, इस डिजीज में सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप है वो दराती शेप का हो जाता है, जिसको कचिया कहते हैं लोकल भाषा में। बात समझ गए ना? क्या होगा कि जैसे आरबीसी जो है ना, ऐसे समझिए कि ऐसे सामान्य स्थिति में हमारे आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन है यहां भरा हुआ। अब जिस पर्सन में ये डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है जिस पर्सन में, वहां क्या होगा, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि शेप ऑफ आरबीसी चेंज इनटू दिस साइज। बात समझ गए? शेप ऑफ आरबीसी क्या हुआ, चेंज हो गया। अब अगर आरबीसी का शेप चेंज हो गया तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर देखो जरा, यहाँ कितना ऑक्सीजन आता है, ज्यादा आता है ना एज कंपेयर टू देयर। यहाँ के तुलना में यहाँ क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जब चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बॉडी में डिक्रीज होते हुए चले जाता है। बात समझ गए? इसके लिए आपको जो है ये एग्जांपल आपको बता दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, आप लेक्चर 5 या 6 में जब देखेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। सिकल सेल एनीमिया के बारे में वहां हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मेंडेलियन, ये तो हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में देख रहे हैं, लेकिन सॉरी ये हम लोग मॉडर्न जेनेटिक्स देख रहे हैं, SICKEL। ठीक है, चलिए क्या ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये हम लोग जो है मॉडर्न जेनेटिक्स देख रहे हैं। जब मेंडेलियन जेनेटिक्स आप देखेंगे तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही आपको इस सब चीज का हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर भी हम लोग इसको जरा रीडिंग लगा लेते हैं, क्या क्या कह रहा है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एन अल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फॉर्म भी बदलेगा और आरबीसी का फॉर्म भी बदल जाता है। मोस्ट पीपल कैरी द HbA एलील्स दैट मेक हीमोग्लोबिन A। बात समझ गया? इंडिविजुअल अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया आर होमोजाइगस फॉर द HbS एलील एंड प्रोड्यूस्ड ओनली हीमोग्लोबिन S। जो पर्सन इससे इफेक्टेड होगा वो क्या होगा, हमेशा HbS का फॉर्मेशन करता है। दिस काउज देयर रेड ब्लड सेल्स टू डिफॉर्म इनटू सिकल सेल। ध्यान देंगे, आरबीसी चेंज इनटू सिकल सेल।
बात समझ गए ना। ये इस तरह का आरबीसी हमारा इस तरह में सिकल सेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है अंडर कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑटोमेटिक सिंपल सा फंडा है कि यहां पर ये इतना साइज था इसका और अब इसका साइज डिक्रीज किया तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, यहां लो हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ O2 भी क्या होगा, लो हो जाता है। चलिए, सिकल सेल एलीज हैज बीन फाउंड एट अ फेयरली हाई फ्रीक्वेंसी अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन दैट आर एक्सपोज्ड टू मलेरिया। ये कहा जा रहा है कि जिस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया है उस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। जिस पर्सन को क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, उस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि ध्यान दीजिए कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ स्पेन 2 स्टेज में पूरा होता है। एक का तो एक सबसे पहला जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में और दूसरा ह्यूमन के आरबीसी में। बात समझ गया, लिवर में रहेगा, इंक्रीज करेगा नंबर और हम लोगों के आरबीसी में आ जाएगा और वहीं से न्यूट्रिएंट लेकर के क्या करता है, हीमोजाइम रिलीज करके जो है हम लोग को आगे हम लोगों की बॉडी आरबीसी में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, आपको फिर से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल में आप समझिए कि पहला स्टेज मॉस्किटो में और दूसरा स्टेज हमारे आरबीसी में। अब क्या होगा कि इस आरबीसी में भैया पहले से O2 जो है वो डिफिशियंट है, ठीक है, तो ये उस प्लाज्मोडियम को कहां से देगा, कहीं बात बनता है, कहीं नहीं बनेगा। अब जैसे ये क्या होगा कि ये प्लाज्मोडियम इसमें इंटर किया, पहले ही ये ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ गया, ऑक्सीजन का और डिफिशियंसी होगा और ये क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा और ये भी गया और साथ में मलेरिया वाले पैरासाइट को भी लेके गया। बात समझ गए ना। तो इस तरह से जो है इसका एक ये हो गया पॉजिटिविटी कि जिस पर्सन में ये है तो वहां पर इस तरह का डिजीज नहीं होगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और आते थैलेसेमिया पे। थैलेसेमिया, चलिए आगे हमारा टॉपिक है फिनाइलकीटोन्यूरिया, हम लोग कवर कर चुके, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया और अब हमारा अगला नंबर है थैलेसेमिया पे। थैलेसीमिया क्या है ये समझेंगे जरा। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है व्हिच अपीयर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 2 अनअफेक्टेड कैरियर्स, यानी कि 2 अनअफेक्टेड कैरियर्स। यहां ध्यान देंगे जरा, 2 अनअफेक्टेड कैरियर्स कहने का मतलब क्या कि मदर में भी क्या है, पूरा नहीं है कैरेक्टर, फादर में भी पूरा नहीं है, दोनों क्या कैरियर है। बात समझ गए ना। तो क्या होगा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिजीज आपको थैलेसीमिया देखने के लिए मिलता है। द डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। यहां पर मेन प्रॉब्लम यहां आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्टर्ब फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। क्या होगा, ग्लोबिन चेन के डिस्टरबेंस के फॉर्मेशन के कारण, जो ग्लोबिन चेन में का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके डिस्टरबेंस के कारण थैलेसीमिया डिजीज आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए, याद रखना मेन पॉइंट इसका यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से और देखेंगे द डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन, सॉरी ये हो गया इम्बैलेंस्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। अगर ये चेन नहीं बन रहा है ग्लोबिन चेन तो इसके कारण क्या होगा, एनीमिया यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। बात समझ गए ना, क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन नहीं होने के कारण। चलिए टाइप्स का बात कर ले तो जो थैलेसीमिया है इसका मेन टाइप जो है वो 3 टाइप में बांटा जाता है इसको। नंबर 1 में है आपका अल्फा, दूसरा नंबर में है बीटा और नंबर 3 में है डेल्टा। नंबर 3 में है डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों जो है थैलेसीमिया का टाइप है। ध्यान देंगे कुछ नया चीज नहीं है। अल्फा थैलेसीमिया कब होगा, अगर ग्लोबुलिन चेन में क्या होता है कि अल्फा चेन का फॉर्मेशन नहीं होता, अल्फा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। ग्लोबिन है ना, तो ग्लोबिन 3 टाइप का, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो क्या होगा कि यहां पर अल्फा ग्लोबिन का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया। बात समझ गए। अब देखिए ये होगा क्यों नहीं, इट कंट्रोल बाय 2 जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16।
यानी कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन है उसके कारण ये क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो जीन है उसके कारण ये क्या होता है, बनता है अल्फा जीन, अल्फा ग्लोबिन। अब क्या होगा कि अगर ये नहीं बना यानी कि अब ये हीमोग्लोबिन जो बनाना चाहिए था वो नहीं बना करके डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। पर्सन विद वन डिफेक्टिव एलील आर साइलेंट कैरियर व्हाइल टू डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूस्ड अल्फा थैलेसीमिया माइनर। यानी कि एक अगर है तो क्या साइलेंट है, पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा भी अगर हो गया तो उसके कारण क्या होगा कि माइनर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजर यहां नहीं मिलेगा, मेजर आपको मिलेगा बीटा में, समझ गए ना, या माइनर ही मिलेगा, दोनों अगर हो गया तो भी। The defective alleles cause accumulation of beta chain tetramers called hemoglobin buds Y4 in infant and hemoglobin HB4 in adult। बात समझ गए क्या होगा, यहाँ हीमोग्लोबिन का टेट्राइड बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। जब ग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसके कारण थक्का न जमने लगेगा जी, क्योंकि ऑक्सीजन को तो लेकर के कोई जाने वाला है नहीं, अब तो बचा हुआ ही है, वो सब जमा रहेगा, तो वो क्या होगा कि वहां पर जो है थक्का बनना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देयर इज एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोस्पिलोनोमेगाली, यानी कि लीवर और एस्प्लिन का जो इनलार्जमेंट होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा और बोन चेंज यहां पर आपको समस्या देखने के लिए मिलता है। ऑल द डिफेक्टिव एलील्स किल द फेटस रिजल्टिंग इन स्टिल बर्थ और डेथ सून आफ्टर डिलीवरी। अगर सारा का सारा एलील क्या है, डिफेक्टिव है, जो मदर से आया है वो भी कैरियर और जो फादर से आया वो भी कैरियर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि या तो बेबी का स्टिल बर्थ हो जाएगा या नहीं तो बेबी डिलीवरी के कुछ ही समय के बाद बेबी का डेथ हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए बढ़िया, आगे बीटा पे आ जाते हैं। बीटा थैलेसीमिया, यहां भी आपको डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबुलिन, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस डिक्रीज करेगा, तो बीटा ग्लोबुलिन का। किसका कर रहा है, बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन का जो है आपको क्या होगा, डिफिशियंसी, यहां बीटा ग्लोबुलिन चेन का डिफिशियंसी आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए, बात समझे। चलिए बढ़िया, आगे जरा यहां पर और क्या सब होगा, तो सबसे पहला कि द डिफेक्टेड इज ड्यू टू एलील्स ऑफ एचबीडी जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। Person with one defective allele suffer from thalassemia minor with a larger number of microcyte erythrocyte and lesser amount of hemoglobin. Person with both the defective alleles suffer from polycythemia और anemia और thalassemia major। अभी तुरंत ही आपको कहे थे कि अगर एक होगा तो उसके कारण यहाँ पर thalassemia minor देखने के लिए मिलेगा, और अगर दोनों हो गया तो thalassemia major आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए। चलिए डेल्टा पे आ जाते हैं, तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर 11 के कारण क्या होगा, एब्सेंस के कारण इस तरह का डिजीज डेल्टा थैलेसीमिया आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें होगा क्या, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें क्या होगा कि फ्यू ग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल जो है सिकल सेल एनीमिया वाला कंडीशन में पहुंच जाएगा और कुछ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। बात समझ गए। तो ये कहानी है डेल्टा थैलेसीमिया का। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और आएंगे जरा अगले वाले डिजीज पे, इसका नाम है क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। थैलेसीमिया में आपको मेन यही याद रखना है, अल्फा बीटा सब इतना ज्यादा आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, कोई पूछा नहीं है, समझ गए, केवल टाइप्स है, तो आपको ये याद रख लेना है क्रोमोसोम नंबर कहाँ है और इसके साथ में कि किस चीज का डिफिशियंसी हो रहा है। आप समझ गए। इससे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही आपसे ये पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, एफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में जरा, लेकिन फिर भी देखेंगे यहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। इट इज अ नॉर्मल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड यंग। अभी तक इन्फेंट में देख रहे थे या चिल्ड्रन में देख रहे थे, लेकिन अब क्या होगा आपको, अब ये आपको सभी जगह देखने के लिए मिल सकता है, या तो इन्फेंट में मिले या चिल्ड्रंस में मिले या फिर यंग एडल्ट में मिले। दैट इज ड्यू टू अ रिसेसिव ऑटोसोमल एलील प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7।
The disease gets its name from the fibrous cyst that appear in pancreas. pancreas में क्या होगा, फाइबर्स का जो है फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं, मतलब ये क्या कहते हैं फाइब्रस सिस्ट, यानी कि थक्का बनना क्या होगा, शुरू हो जाएगा कहाँ, पेनक्रियाज में। इस डिजीज वाले का भी एक खासियत है कि इस तरह के डिजीज वाले को कोलेरा नहीं होता है, बात समझ गए, कोलेरा यहां नहीं होगा। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण थिक म्यूकस स्किन, लंग्स, पेनक्रियाज, लीवर और अदर सिक्रेटरी ऑर्गन में क्या होगा, शुरू हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस। अब देखो जरा ध्यान दो, अब क्या होगा कि जो सोचो कि लंग्स एसेंशियल है, ब्लड वेसल इसेंशियल है, इसके अलावा पेनक्रियाज इसेंशियल है, लीवर इसेंशियल है, ये सब। अब सोचो कि यहां पर अगर किसी चीज का थक्का जम जाए तो संभालना तो मुश्किल हो ही ना जाएगा इस तरह के पेशेंट को। तो इस तरह के पेशेंट को संभालना काफी मुश्किल होता है, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है कुछ नहीं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो रहा है कि थक्का बन रहा है, जो भी सेक्रेटरी ऑर्गन है हमारा, वहां क्या हो रहा है, किसी तरह का सिस्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और सिस्ट के फॉर्मेशन के कारण उसका जो पाथवे है वो ब्लॉक हो जा रहा है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। सिम्टम्स पे आ जाते हैं। फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन है वो यहां क्या होगा, फेल हो जाएगा। स्वेट ऑफ पेशेंट कंटेन्स वेरी हाई लेवल ऑफ Na एंड Cl-, एक्यूमुलेशन ऑफ थिक म्यूकस इन लंग्स रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। ये सारा चीज तुमको बताई दी अभी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, एयर के पासेज में दिक्कत होगी। पेनक्रिएटिक जूस, तुमको पता है कि पेनक्रिएटिक जूस डाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वहां उसका डाइजेशन, मतलब फूड का डाइजेशन नहीं होगा। लीवर में नहीं जा रहा है तो लीवर से जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट आ रहा है वो नहीं होगा, बात समझ गए ना। प्यूरिफिकेशन नहीं होगा यूरिन का, या फिर जो ब्लड है, ब्लड जा रहा है वहां, सब तरह का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए इसके बाद हमारे पास नंबर अगला है टे सेक डिजीज। अगला नंबर में जी नंबर में हमारा क्या है, टे सेक डिजीज। टे सेक डिजीज, टे सेक डिजीज जो है, टे सेक डिजीज ये क्या होता है ये समझिए। इसके बारे में भी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जांपल था, टे सेक डिजीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमन, टे सेक डिजीज और फैमिलियल हाइपरक्लैस्टोमिया। ये दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस दोनों के एग्जांपल में आ रहा था, ये वहां पे आपको समझाया गया है। यहां पर हम लोग केवल इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि ये क्या है। चलिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू डॉक्टर्स टे एंड बैंडर्ड सेक्स, जो डॉक्टर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 15 जो है इसका कैरियर्स होगा, और इसके बाद जो है ये रिसेसिव एलील्स के कारण होगा। एंजाइम बीटा हेक्सोडाइमिनेज ए इज डिफिशिएंट। एंजाइम आपको मेन जो है आपको याद जो रखना है वो एंजाइम ही है, क्या, एंजाइम बीटा हेक्सोमाइनाइडेज ए is deficient. There is accumulation of sphingolipid and gangliosides resulting in brain damage. बात समझ गया। ये सारा समस्या आपको देखने के लिए मिल सकता है कहां, टे सेक डिजीज में। इसका डिटेल स्टडी आपको अगर करना है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले प्लेलिस्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले लेक्चर को अगर आप खोलेंगे तो वहां पर ये डिजीज और फैमिलियल हाइपरक्लैस्टोमिया दोनों को डिस्कस किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा जो नंबर अगला है, एच नंबर में है आपका वाउचर्स डिजीज। चलिए, वाउचर्स डिजीज में क्या होता है, काउज्ड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, आज समझ गए ना इस डिजीज के बारे में कि ये डिजीज कौन सा नंबर क्रोमोसोम के कारण हम लोगों में हो रहा है। तो आपको याद रखना ये डिजीज हम लोगों को क्रोमोसोम नंबर 1 के डिफिशियंसी के या रिसेसिव स्टेज में पहुंचने के कारण हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इट इनहिबिट द एंजाइम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज इन लाइसोसोम। द ब्रेकडाउन ऑफ सेरेब्रोसाइडेज इज impaired, leading to accumulation of lipid material in body tissue and blood। क्या होगा कि ये जो एंजाइम एब्सेंट है, कौन सा, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, इसके कारण लिपिड हमारे बॉडी में नहीं टूटेगा और लिपिड के नहीं टूटने के कारण वो क्या होगा, जमा हो जाएगा। देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लीवर एंड एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द लिम्ब बोन। वो सारा उसमें
उस वहां पर वो क्या होगा, फैल जाएगा, और फैलने के कारण सारे के मतलब जितना भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बोन या फिर लिवर या फिर स्प्लिन, इस सब के काम को क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा उस सब के लिए। तो इस डिजीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, गाउचर्स डिजीज। चलिए ये रिसेसिव वाला कंडीशन हम लोग देख लिए। आगे के आने वाले क्लास में हम लोग को क्या क्या देखना है इस पे एक नजर डालेंगे। सबसे पहला डोमिनेंट में नंबर ए, डोमिनेंट में जो हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे पहला है हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है, सबसे पहला। दूसरे नंबर में हंटिंगटन्स कोरिया के बाद जो नंबर 2 है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है अल्जाइमर्स डिजीज। नंबर 3 में हम लोगों को पढ़ना है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। अभी तुरंत हम लोग बार बार इसका चर्चा किए हैं टेसक डिजीज के साथ, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। चलिए इसके बाद नंबर डी में हम लोगों को पढ़ना है न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एक्नोड्रोप्लासिया। चलिए इसके बाद हम लोगों को नार्फन सिंड्रोम, एंड्रिया और मायोटिक डिस्ट्रॉफी, ये 3 डिजीज यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम लोग। ये इतना सारा जो है डिजीज हम लोगों को टोटल जो है 8 या 9 डिजीज हम लोगों को डोमिनेंट कैरेक्टर्स में पढ़ना है। आज के लिए हमारे पास इतना ही था, बाकी का बात आगे की क्लास में किया जाएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।